गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है, उल्लेख कहाँ पर है, कौन से अनुच्छेद में है, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें अपने कंप्लीट हो चुकी है। आज अपने बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। देखो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों में अपने देखते हैं। देखो अपने भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो विश्व का सबसे शक्तिशाली न्यायालय है। वैसे विश्व का सर्वोच्च शक्तिशाली न्यायालय है भारत का अपने सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन फिर भी यह जो है वो संविधान के द्वारा जो एक सीमा तय की गई है, उसी सीमा के अंदर जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, अपने कार्य करता है। लेकिन फिर भी अपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कुछ क्षेत्राधिकार, कुछ विशेष छूट जो प्राप्त है, कुछ विशेष जो शक्तियां दी गई है, वो कौन कौन सी है, उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो देखो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों में पहला जो क्षेत्राधिकार आता है वह होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया ऐसा क्षेत्र या ऐसे मामले जिनकी प्रारंभिक सुनवाई जो है या जिनकी सुनवाई जो है वो केवल कहाँ पर होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी। जिन मामलों पर सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय करती है ना, वो सारे मामले जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। देखो इसमें कौन कौन से मामले आते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में केंद्र और राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद को अपने कौन से क्षेत्राधिकार में लेते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में लेते हैं। और उन विवादों का निपटारा भी जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अपने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अपने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन से संबंधित, इनके चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई विवाद होता है, तो उसकी सुनवाई भी जो है या उस विवाद का सुनवाई जो है वो भी किस में होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों का क्या करता है, रक्षा भी करता है। मूल अधिकारों का हनन होने पर उनके खिलाफ जो शिकायत है वो भी कहाँ पर की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय में ही की जाती है। मगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी अपने जो मामला है वो कहाँ पे दर्ज होगा, सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज होगा। तो ये कुल मिलाकर ये जो 3-4 अपने जो मामले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के कौन सा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो मामले आते हैं उनको अपने सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक या एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है, इसी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को मौलिक एक में इसलिए कहता है क्योंकि इन सब का फैसला जो है वो एक ही न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए इनको मौलिक, प्रारंभिक या एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। ये हो गया अपने सर्वोच्च न्यायालय का पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब बात करते हैं दूसरे क्षेत्राधिकार की। दूसरा क्षेत्राधिकार आता है रीट संबंधी क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार देखो रिट, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रिट कब जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार जो होते हैं, जो अपने भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं,
इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट या लेख जारी किए जाते हैं। देखो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के लेख जारी करता है। 5 प्रकार के लेख कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण लेख और 5वां लेख आता है अपने प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के लेख जो है वो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? जारी करता है। देखो ये 5 प्रकार के लेख है ना वो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, और सर्वोच्च न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय भी। सर्वोच्च न्यायालय अगर ये 5 प्रकार के लेख जारी करता है, इनका उल्लेख तो है अपने अनुच्छेद कौन से में? 32 में। और यही लेख अगर उच्च न्यायालय जारी करता है तो इनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 226 में। जो 5 प्रकार के लेख है, इन 5 प्रकार के लेखों को अगर सर्वोच्च न्यायालय जारी कर रहा है तो उसका उल्लेख तो कौन से अनुच्छेद में है? 32 में। और अगर इन्हीं को उच्च न्यायालय जारी कर रहा है तो इनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226 में। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की। हालांकि इनके बारे में मैं आपको पिछला अपना एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है जिसमें इनके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ पे अपने मोटे मोटे शब्दों में इनके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को तुरंत कहाँ पेश किया जाए? न्यायालय में या कोर्ट में क्या किया जाए? पेश किया जाए। ये क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आता है परमादेश। ये कब जारी करते हैं? जब कोई सरकारी अधिकारी आदेशों की क्या नहीं करता? पालना नहीं करता हो। उस कंडीशन में जो लेख जारी किया जाता है, जो आदेश जारी किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? परमादेश। अर्थात जब कोई सरकारी अधिकारी या जब किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तब उस व्यक्ति को अपने आदेशों को निभाने के लिए या उस अधिकारी को आदेश निभाने के लिए जो लेख जारी किया जाता है उसी को अपने क्या कहते हैं? परमादेश। तीसरा आता है उत्प्रेषण लेख। देखो जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या जब कोई सरकारी अधिकारी अपने अधिकारों का क्या करता है? दुरुपयोग करता है, गलत उपयोग करता है, उनका गलत फायदा उठाता है, अपने अधिकारों का नाजायज फायदा उठाता है, तब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है इनके द्वारा जो लेख जारी किया जाता है उसको अपने क्या कहते हैं? अधिकार पर्चा। अगला आता है अपने उत्प्रेषण लेख। देखो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से वह कौन सा लेख है जो सर्वोच्च न्यायालय व उस न्यायालय उत्पीड़न के मामले से संबंधित होने पर जारी करते हैं। तो उत्प्रेषण लेख जो है इसका संबंध किससे है? उत्पीड़न से है। उत्पीड़न की कंडीशन होने पर यह लेख जारी किया जाता है। और यह लेख जो है ना वो उच्चतम प्लस उच्च न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वो किनको जारी करता है? निम्न न्यायालयों को जारी करता है। उत्प्रेषण लेख जो है वो उच्चतम व उच्च न्यायालयों के द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है और इसका संबंध जो है वो किससे है? उत्पीड़न से है। प्रतिषेध। देखो इसमें कई बार पूछते हैं प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है रोकना, मतलब किसी गलत कार्रवाई को होने से रोकना। देखो यह है ना प्रतिषेध, यह भी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किनको जारी किया जाता है? निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है। तो ये 5 प्रकार के जो लेख हैं
वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इनको जारी करता है, इसका उल्लेख तो है अनुच्छेद 32 में, और उच्च न्यायालय इनको जारी करता है, इनका उल्लेख है अनुच्छेद 226 में। अब अपने आगे बात करते हैं तीसरे क्षेत्राधिकार की। देखो 2 क्षेत्राधिकार हो चुके हैं, अपने तीसरा क्षेत्राधिकार जो आता है वो सर्वोच्च न्यायालय का है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, देखो इनमें ध्यान रखना, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, अधिकार पर्चा क्या होता है, उत्प्रेषण लेख क्या होता है, प्रतिषेध क्या है, ये कई बार पूछ लेते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, देखो इसका उल्लेख है अपने संविधान के अनुच्छेद 132 में। देखो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में क्या है, अपने सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है, और इनमें से अनुच्छेद 132 जो है उसमें किसका उल्लेख है, अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। देखो सर्वोच्च न्यायालय, अपने न्यायालय की संरचना किस प्रकार की है, ऊपर तो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, इसको सर्वोच्च न्यायालय बोल दो या उच्चतम न्यायालय बोल दो या सुप्रीम कोर्ट बोल दो। इसके नीचे है अपने उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, इसके नीचे है अपने जिला या अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार की अपने भारत में क्या है, व्यवस्था है। अब देखो इन जिला या अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ अपील कहाँ होगी, उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय के खिलाफ जो अपील होगी वो कहाँ पर होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी। तो कहने का मतलब हो गया सर्वोच्च न्यायालय जो है ना वो अपील का उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपील का उच्चतम न्यायालय है। देखो क्या होता है, उच्चतम न्यायालय में अपील कौन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति है ना वो उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ, किसके निर्णय के खिलाफ अपील होगी, उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा। लेकिन अपील तभी की जाएगी जब उस निर्णय में संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला निहित हो। उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया, उस निर्णय के खिलाफ कोई व्यक्ति कहाँ अपील करेगा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। लेकिन अपील तभी की जाएगी जब उस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित या उस निर्णय में संविधान की व्याख्या या कानून की व्याख्या से संबंधित कोई गंभीर मामला निहित हो। ऐसी कंडीशन में ही उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो है वो भारत में अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है। ये हो गए अपने 3 क्षेत्राधिकार। चौथा क्षेत्राधिकार आता है अपने सलाह या परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। इसका उल्लेख जो है वो है अपने संविधान के अनुच्छेद 143 में। देखो सलाह या परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, इसके बारे में अपने जब भारत का राष्ट्रपति अपने पढ़ा था उस समय भी मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था। देखो सलाह या परामर्श क्या होती है, देखो कई बार क्या होता है, कई ऐसे मुकदमे, कई ऐसे मामले, कोई राष्ट्रीय महत्व के कोई ऐसे विषय आ जाते हैं जिन पर राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेता है, सलाह लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेगा, सलाह लेगा या परामर्श लेगा। कौन लेगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रीय महत्व के किसी विषय पर, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, किसी गंभीर मामले पर, कोई दंगा फसाद हो जाए तब, या कोई देश के ऊपर संकट आ जाए तब, ऐसी कंडीशन होने पर अनुच्छेद 143 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या ले सकता है, सलाह या परामर्श ले सकता है। अब देखो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह या परामर्श मांग तो सकता है, लेकिन सलाह देना या ना देना वो किसके ऊपर डिपेंड है, मुख्य न्यायाधीश पर है। मुख्य न्यायाधीश चाहे तो सलाह दे भी सकता है और चाहे सलाह
नहीं भी दे सकता। और अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश ने सलाह दे दी कि हाँ अपने को ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो उस सलाह को राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। कहने का मतलब है कि सलाह देना और न देना अर्थात सलाह को मानना व न मानना दोनों ही एक प्रकार से क्या नहीं है, बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है। अब देखो ये एक प्रकार से देखिए, अब ये सलाह को मानते नहीं है फिर भी सलाह लेते हैं, तो देखो सलाह लेने का मेन मकसद क्या होता है, मेन मकसद ये होता है कि इस मामले में कल को मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अपने सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने को बता सके कि हाँ ये आप इसमें कोई कानूनी अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किसी प्रकार का कोई आप जो है वो गलत कार्य कर रहे हो, इन चीज़ों के बारे में सलाह लेने से पहले अपने को जानकारी प्राप्त हो जाती है। किसी से हम से सलाह लेंगे कि मेरे को ये काम करना है, तो हो सकता है वो अपने को सलाह दे या न दे, लेकिन वो इतना जरूर कह सकता है कि यार आप ऐसा मत करना, ऐसे करने से आपको ये नुकसान हो सकता है। तो ये सलाह इसीलिए ली जाती है। देखो 1992 में क्या हुआ था, 1992 में भारत के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, और 1992 में अपने एक विवाद हुआ था बाबरी मस्जिद वाला। इस बाबरी मस्जिद वाला विवाद हुआ था और उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे शायद वेंकटचलिया, ये मुख्य न्यायाधीश थे। अब क्या हुआ था, उस समय बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था, उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, इन्होंने अपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे इनसे सलाह मांगी थी कि अब अपने को इस मामले में क्या करना चाहिए, लेकिन उस समय मुख्य न्यायाधीश ने सलाह देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ये है अपने सर्वोच्च न्यायालय का चौथा क्षेत्राधिकार, सलाह या परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अब देखो यहाँ पे देखना एक चीज, ये रिट संबंधी क्षेत्राधिकार है, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, इस क्षेत्राधिकार को समवर्ती, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। देखो इसको तो बोलते हैं मौलिक या एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और ये जो है रिट संबंधी वाला इसको बोलते हैं समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, इतनी बात अपने क्लियर हो चुकी है। ये अपने सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार थे 4 प्रकार के, वो अपने देख चुके हैं। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। अगला बिंदु आता है अपने न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता मतलब कानूनों के प्रति सक्रिय होना या न्यायपालिका का सक्रिय होना। देखो न्यायिक सक्रियता की बात करें अपने, तो न्यायिक सक्रियता के जो मुख्य साधन है ना, वो मुख्य साधन कौन कौन से हैं? मुख्य साधन की बात करें तो एक तो आता है जनहित याचिका, एक तो क्या आता है जनहित याचिका, और दूसरा आता है सामाजिक व्यवहार याचिका। ये न्यायिक सक्रियता के 2 मुख्य साधन माने जाते हैं, और इनका प्रारंभ जो है वो कब से हुआ था, लगभग 1979-80 से इनका प्रारंभ माना जाता है। देखो होता क्या है इसमें, देखो कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत कार्य हो जाता है, कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति के साथ क्या हो जाता है, कोई गलत कार्य हो जाता है, कोई गलत घटना हो जाती है, कोई गलत बात हो जाती है, या किसी भी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, व्यक्तिगत नुकसान हो जाता है। जैसे मान लो किसी का घर तोड़ दिया, किसी का अपने प्लाट पे कब्जा कर लिया, या किसी का मर्डर कर दिया, कुछ भी मान लो एक प्रकार से। तो अब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत नुकसान हो गया या उसके साथ में गलत हो गया, तो वह व्यक्ति क्या करता है, किसी भी कारणवश से अगर मान लो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण में नहीं जा सके, कोई व्यक्ति है उसका नुकसान हो गया और कोई ऐसा कारण हो गया जिसकी वजह से वह किसकी शरण में नहीं जा सका, न्यायालय की शरण में नहीं जा सका, तब न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका की बात कर लो या अपने जो समाज सेवी संगठन होते हैं, अपने समाज सेवी संगठन है या अपने सामाजिक संगठन है, वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए
अपने जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, अपने जो उच्चतम न्यायालय होता है, उसमें याचिका दायर करते हैं, उसी याचिका को अपने किस नाम से पुकारते हैं? जनहित याचिका। कहने का मतलब हो गया कि ये जनहित याचिका होती है ना, इस जनहित याचिका में जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है, वह व्यक्ति न्यायालय की शरण में नहीं जा रहा है, बल्कि कौन जा रहे हैं? जो समाज सेवी संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो जा रहे हैं। इस कारण से इसको जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका भी इसको कहते हैं। और इसमें देखो न्यायालय और क्या होता है, इसमें क्या होता है, न्यायालय क्या करता है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, कोई किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में या किसी कस्बे में कोई घटना हो जाती है, लेकिन न्यायालय की शरण में कोई भी नहीं आता, तब न्यायालय क्या करता है? अखबार में छपी हुई किसी खबर के आधार पर या डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर भी क्या करता है? निर्णय करता है। यही सारी प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? न्यायिक सक्रियता कहलाती है। और इसके मुख्य साधन कौन कौन से हैं? जनहित याचिका और सामाजिक व्यवहार याचिका। अब इस पाठ का अपना अंतिम जो पॉइंट है, वो एक पॉइंट और रह चुका है, वो है अपने न्यायिक पुनरावलोकन। देखो ये कई बार पूछा हुआ है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? देखो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। अपने भारत की बात करें तो अपने भारत में, अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि भारत में कानून जो है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। कानून बनाने का कार्य संसद या व्यवस्थापिका करती है। तो देखो कई बार क्या होता है कि संसद या व्यवस्थापिका जो है कई बार ऐसे कानून बना देती है जो एक प्रकार से क्या होते हैं? गलत होते हैं, और उन कानूनों को न्यायपालिका क्या कर देती है? निरस्त कर देती है। देखो न्यायिक पुनरावलोकन में अपने कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन है ना, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा संसद द्वारा, जिसके माध्यम से, माध्यम कर लें अपने, जिसके माध्यम से संसद द्वारा निर्मित किसी कानून की क्या की जाती है? समीक्षा की जाती है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? संसद ने कोई कानून बना दिया, संसद ने किसी कानून का निर्माण कर दिया। अब क्या होता है? संसद ने किसी कानून का निर्माण कर दिया, अब क्या होगा? जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उस कानून की क्या करेगी? न्यायिक समीक्षा करेगी, उसकी जांच पड़ताल करेगी कि हाँ क्या ये कानून जो है वो सही है या गलत है, किस प्रकार से है, ये लाभदायक है या नुकसानदायक है। इस प्रकार से कहने का मतलब हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। अगर उसको ये लग जाए कि हाँ ये कानून जो है वो असंवैधानिक है, एक प्रकार से संविधान के अनुरूप नहीं है, यह कानून गलत है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर देती है? उस कानून को क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है। इसी शक्ति को अपने क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। एक बार वापस देखना, सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा निर्मित किसी कानून की क्या करती है? समीक्षा करती है। समीक्षा करती है, उसकी जांच पड़ताल करती है, और वह कानून अगर कैसा पाया जाए? असंवैधानिक हो, अगर वह कानून असंवैधानिक हो तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस कानून को क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया अपने न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानी जाती है। अब देखो यहाँ पे ये पूछते हैं कई बार कि भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया जो है वो कौन से देश के संविधान से अपनाई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया जो है वो अपने भारत ने किन से देश से अपनाई है? अमेरिका से अपनाई है। तो ये चैप्टर था अपने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ वगैरह, अपने उसके न्यायाधीशों के बारे में सारी कंप्लीट चीज़ें अपने इस चैप्टर में हो चुकी है। यह चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें।
ठीक है दोस्तों, ओके।